वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 36 लेके आए, यानी 36 नंबर की क्लास आपके सामने उपलब्ध है। रोज शाम 8 बजे प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास, जिसमें राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल का पूरा समग्र होता है, जो राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो रोजाना लाइव टेस्ट शाम 8 बजे की इस क्लास में हमारे सवाल आपके जवाब की ये पहली क्लास आपके सामने 36 नंबर की क्लास शुरू हो रही है। इससे पहले अगर किसी विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके टेस्ट नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप सारी क्लासें देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भरतपुर? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी इनमें से किस शहर को पहले उमेदपुरा की छावनी के नाम से पुकारा जाता था? उत्तर हो जाएगा झालावाड़ को उमेदपुरा की छावनी के नाम से पुकारा जाता था, याद रखना। और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है इसे नगरी के नाम से जाना जाता था, और उदयपुर प्राचीन काल में पूरे मेवाड़ के क्षेत्र में प्रचलित था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सालव प्रदेश, डांग क्षेत्र, थली या फिर मालखेराट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सालव प्रदेश। कौन सा? अलवर के आसपास का क्षेत्र सालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। डांग क्षेत्र जो करौली, धौलपुर, स्वयंवरपुर है, वो चंबल नदी के बीड़ क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। और थली, ये थली घग्गर नदी है, जो एक तो है नाली, एक है थली, ठीक है। ये क्षेत्र घग्गर नदी के आसपास हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसको थली कहा जाता है। और ये मालखेराड़ का क्षेत्र टोंक और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। कुंभ थाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुंभ थाना का किला किस प्रसिद्ध प्राचीन दुर्ग का नाम है? नागौर दुर्ग को कहते थे, मेड़ता दुर्ग को कहते थे, करारगढ़ को कहते थे या फिर सिवाना दुर्ग को कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ थाना। अब इसमें ऑप्शन कुंभलगढ़ होता तो आप सीधे जाते कुंभलगढ़, लेकिन कुंभलगढ़ ऑप्शन नहीं है, तो कुंभलगढ़ तो है नहीं, तो कंफ्यूज तो आप होंगे नहीं बिल्कुल। तो कुंभ थाना सिवाना दुर्ग को कहते थे। इसको, सिवाना दुर्ग को कुंभ थाना का किले के नाम से प्रसिद्ध था। ये सिवाना दुर्ग, याद रखना, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो याद रखना, ये जालोर में सोनगरा चौहानों के साके के लिए प्रसिद्ध है सिवाना दुर्ग, और ये सुकड़ी नदी के किनारे है। इसका निर्माण कहा जाता है कि प्राचीन समय में सबसे पहले इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में जो परमार आए थे, कीर्तिपाल है, कन्नड़ देव, लगातार इसका निर्माण होता गया। ये पहाड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? कांचनगिरी पहाड़ी पर, कांचनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। या इस ये जो सोनगरा चौहान है, सोनारगढ़ की पहाड़ी पर भी स्थित माना जाता है, सोनगिरी पहाड़ी पर, इसलिए इस सोनारगढ़ यहाँ के सोनार सोनगरा चौहान कहलाए। और साका हुआ था 1311 में कानड़ देव चौहान और उनकी पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में। कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये तो आपको पता है, राजस्थान के इतिहास के पिता और घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब बात आती है लंदन से इसका प्रकाशन कब हुआ? लंदन से इसका प्रकाशन कब हुआ? 1929 में, 1849 में, 1829 में या फिर 1851 में? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1829 में ही ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और 1829 में ही इस पुस्तक में आपको पता है कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना को सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला, मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी? रेमन मैक्स से पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, मनीला फिलिपींस, मनीला फिलीपींस की तरफ से, यानी फिलीपींस की तरफ से दिया जाता है। रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, अरुणा राय, गिरिजा व्यास?
सही जवाब आपको कमेंट में देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब तक कितने राजस्थान के कितने व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणा रॉय। ध्यान, आपको पता ही है, सूचना का अधिकार अधिनियम तहत राजस्थान सबसे पहले लागू किया जाता है। अरुणा राय जो अजमेर की थी, इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवाज उठाई थी और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया इनके प्रयासों से, इसलिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू किया था। यानी 1995 में इन्होंने मुहिम शुरू की थी और वो कामयाब हुई थी। याद रखना, राजस्थान के 3 ही व्यक्ति है आज तक है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एक तो डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के सेठी जयपुर फूड के निर्माता, और दूसरे अरुणा रॉय होगी, और तीसरी डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, अलवर से संबंध रखते हैं। इन 3 व्यक्तियों को आज तक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला कौन है जिन्हें पद्मश्री भी मिला और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया? राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला कौन है जिन्हें पद्मश्री भी मिला है और पद्म भूषण यानी पद्म पुरस्कार, 2 पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला? रत्ना शास्त्री, जानकी देवी बजाज, अरुणा राय, शारदा भार्गव। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो श्रीमती रत्ना शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये दोनों याद रखना। जानकी देवी बजाज राजस्थान की पहली महिला है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और अरुणा राय मैंने आपको बता दिया रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। और शारदा भार्गव कौन थी? शारदा भार्गव ये कौन थी? आपको मैंने बताया था, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, राज्यसभा से चुनी गई। अगला, पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष कौन थे? भगवंत सिंह मेहता, डॉक्टर पी के सेठी, सूर्य कुमार भुवन या कंवर सिंह? पहले व्यक्ति जिनको पद्मश्री दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा, जिनको दिया गया था सूर्य कुमार भुवन, पहले राजस्थानी पुरुष थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। इसके बाद में जो पुरस्कार सबसे बड़े आते हैं वो होते हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, जो 7 या 8, ज्यादा से ज्यादा 10 को दिया जाता है, और फिर होता है पद्म भूषण, और उसके बाद में होता है पद्म श्री। अगला देखिए, निम्न में से युग्म असंगत बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी सही नहीं है? सबसे पहले तो इस बात को पढ़ना है कि क्या कह रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष कंवर सेन थे। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष घनश्याम दास बिड़ला थे। परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह थे, या अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति तो मूल सिंह थे? इनमें से कौन सा असंगत है, ये बताना है आप। इनमें से कौन सा असंगत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक चक्र के विजेता प्रथम व्यक्ति मूल सिंह नहीं थे। भी ध्यान रखना, ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक हवलदार शंभू सिंह थे। सैनिक हवलदार है शंभू सिंह थे। देखो, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष कंवर सेन थे, ये इंजीनियरिंग थे इंदिरा गांधी नहर के लिए। और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष घनश्याम दास बिड़ला थे, और पहली महिला आपको मैंने बताया था जानकी देवी बजाज थी। परमवीर चक्र विजेता प्रथम मेजर पीरू सिंह थे। ये तीनों क्वेश्चन सही है, लेकिन ये चौथा गलत है। अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मूल सिंह नहीं थे, बल्कि कौन थे? हवलदार शंभू सिंह थे। अगला, जयसमंद झील के 7 टापुओं में से सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? जयसमंद झील में सबसे 7 टापू है, ठीक है, उसमें सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? बाबा का बंगड़ा, बिलू, डेबरू या प्यारी? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जयसमंद झील, जो जिसको डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है, कहाँ पे है? तो ये उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारी। यानी 7 टापुओं में सबसे बड़ा तो है बाबा का बंगड़ा, और सबसे छोटा टापू उसको कहते हैं प्यारी। चिकजेक बांध किस जिले में है? मैंने कहा था ना, बांधों से क्वेश्चन सीधा आएगा, और आजकल तो उटपटांग बांध पूछने लगे। क्यों? क्योंकि बजट में इनकी राशि प्रस्तावित की जाती है। अब इस जिगजैग बांध के लिए 2019-20 के बजट में ना कुछ राशि प्रस्तावित की गई थी। तो जिगजैग बांध किस जिले में है? बूंदी के अंदर। कहाँ पे जिगजैग बांध पूछे तो बूंदी के अंदर। सीकर जिले में स्थित झील कौन सी है? सीकर जिले में स्थित नवलखा झील है, पीथमपुरी झील है, मेहंद झील है, या मानसी झील है?
तो नाम सुना होगा एक झील का, तो नाम पक्का आपने सुना होगा। सीकर जिले में पीथमपुरी झील है, खारे पानी की झील है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर जिले में है और दूसरा नाम आता है सीकर जिले का। कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? मानसरोवर झील, कोलायत झील, दुगारी झील या फाय सागर झील? और आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, शायद आप पेन कॉपी लेके आराम से बैठे होंगे और क्वेश्चनों को साथ साथ में रिपीट कर रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा गलत है। तो आशा करता हूं और लास्ट में मुझे बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कनक सागर झील, इसका दूसरा नाम क्या है? कनक सागर झील का दूसरा नाम क्या है? तो दुगारी झील। दुगारी झील बूंदी में है। दुगारी का नाम सुना होगा, तेजा जी की तीर्थ स्थली या कर्म भूमि कौन सी थी? दुगारी बूंदी। अंग्रेज इंजीनियरिंग फाय के निर्देशन में बनी झील कौन सी है? अंग्रेज इंजीनियरिंग थाय के फाय के निर्देशन में बनी झील कौन सी है, जिसके नाम पर उसका नाम फाय सागर झील पड़ा? ये सीधा सीधा पड़ा है। फतेह सागर झील, फाय सागर झील, स्वरूप सागर झील या पीथमपुरी झील? कौन सी है? फाय सागर झील। और फाय सागर झील है कहां पे? अजमेर के अंदर है। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया? पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गुलाब सागर कहाँ पे है? जोधपुर में है। कहाँ पे? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, मेहरानगढ़ के अंदर दो सागर बने हुए, दो तालाब है। एक का नाम है गुलाब सागर जो बड़ा है उसको दो, और दूसरा है गुलाब सागर का बच्चा, दूसरे का नाम है। तो उस गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा विजय सिंह ने, उमेद सिंह ने, जसवंत सिंह ने या फिर मान सिंह ने? तो याद रखना, विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये विजय सिंह वही है जिसको जहांगीर का नमूना कहा जाता है। ठीक है। उमेद सिंह ने चित्र पैलेस उनके निर्माण करवाए, उमेद भवन का। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शान जाने दी, और मान सिंह ऐसा शासक था जिसको सन्यासी राजा, और जोधपुर में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर बनाने का श्रेय जाता है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पहले तो आपको याद रखना, ये फूल सागर झील कहाँ पे है? तो फूल सागर झील है बूंदी में। फूल सागर कहाँ पे है? बूंदी में। बूंदी में क्या होते हैं? बूंदी के लड्डू बनते हैं और उसमें क्या डालते हैं? फूल। क्या डालते हैं? फूल। तो इसका निर्माण किसने करवाया? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? रानी फूललता ने। बड़ा देखियो, रानी फूललता ने फूल सागर का निर्माण बूंदी में फूल मिला के लड्डू बनाने के लिए बनाया। याद रखना, फूल कंवर नहीं है, फूललता। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? और ये टॉपिक मैं बढ़िया तरीके से आपको दे चुका हूं, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है। देखो, मैं कुछ कई बार आपको कॉलेज लेक्चरर के जो वीडियो है वो देता हूं, तो वो आप जरूर देखा करो, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उनमें तो वो टॉपिक है ना, तब दे देता हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वर्तमान में है कौन? प्रेम सिंह मेहरा, एक तो ये याद रखना। और पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? याद रखना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इस क्वेश्चन को गांठ बांधना, पेपर में सीधे सीधे से टपक दें। अगला, जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? जो जिले की आयोजन समिति होती है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? जिला प्रमुख, जिला करके कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, और परियोजना निदेशक DRDO। कौन करता है? याद रखना, जिला प्रमुख। अब ये कई विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जिला प्रमुख और एक होता है जिलाधीश। जिलाधीश कौन होता है? जिला प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर कौन होता है? तो जिला कलेक्टर को ही जिलाधीश कहते हैं, ध्यान रखना। जिला कलेक्टर को ही जिलाधीश कहते हैं, ये याद रखना। जिला कलेक्टर सरकार का आंख नाक कान के रूप में कार्य करने वाला होता है जिला कलेक्टर। ये याद रखना, एक IAS सबसे बड़ा टॉपर होता है ना, वो जिला कलेक्टर बनता है। इसका उत्तर क्या है? जिला प्रमुख। जो जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच बनता है, पंचायत समिति में प्रधान बनता है, वैसे जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। ये याद रखना, तो इनमें कंफ्यूज मत हुआ करो। तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, DC सामंत, माणिक चंद सुराणा, अमरजोत। और इस क्वेश्चन के आपको स्टार भी लगाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे क्यों लगाना पड़ेगा? इसलिए लगाना पड़ेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में उस जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे उनकी मृत्यु हुई है। क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इसलिए मान के चलो वो पेपर में पक्का पूछेगा। क्या पूछेगा? पेपर में पक्का पूछेगा। माणिक चंद सुराणा राज्य वित्त आयोग के तीसरे अध्यक्ष थे। अच्छा, पहले कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल थे। पहले कौन थे? कृष्ण कुमार। दूसरे कौन थे? हीरालाल देवपुरा। और तीसरे माणिक चंद सुराणा। चौथे BD कल्ला। और पांचवी डॉक्टर ज्योति किरण। और छठे नए बन चुके हैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। तो ये पेपर में किसी न किसी प्रकार से कैसे भी पूछ सकते हैं।
और 5 साल होता ही है इनका। डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की पंचांत अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर बीडी कल्ला जो वर्तमान में राजस्थान के ऊर्जा कला संस्कृति मंत्री है, पुरातात्विक कला संस्कृति मंत्री है, उनके द्वारा अब वो कब से कब तक रहे थे? तो चौथे थे। अब हिसाब लगाओ, 1995 से कहानी शुरू हुई है, 1995 से 2000 तक कृष्ण कुमार गोयल रहे, और 2000 से लेकर 2005 तक कौन रहे? हीरालाल देवपुरा। और फिर 2005 से 2010 तक कौन रहे? तीसरे माणिकचंद सुराणा। और 2010 से 2015 तक कौन रहे? 2010 से 2015 तक बीडी कल्ला। और 2015 से अब 2020 तक रहनी थी, लेकिन 2021 तक डॉक्टर ज्योति किरण रही है, और अब 2021 से 2025 तक प्रद्युम्न सिंह रहेंगे। तो यहाँ देखो तारीख में तारीख दे दी, तारीख पे तारीख, तो याद रखना 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक। आपको पता है 31 मार्च तक सिस्टम पूरा हो जाता है और नया बजट या कोई भी कार्यकाल शुरू हो जाता है वो 1 मार्च से। आर्थिक समीक्षा के तहत जो परियोजना बनाई जाती है ना, वो इस प्रकार बनाई जाती है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अगला, हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देश दिया गया है? यानी जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस के अंतर्गत आता है, किस भाग के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये जाहिर सी बात है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आती है, जो भाग 4 के अंदर है। किसमें? भाग 4 के अंदर 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है। और आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या कहता है और अनुच्छेद 50 क्या कहता है? ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना इनको। ग्राम पंचायतों का गठन है और कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व और ये सरकार पे निर्भर करते हैं, वो अपने वातावरण के अनुसार अपने साधनों के साथ इनका प्रयोग करती है। राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, जो लोकसभा अध्यक्ष, रामनिवास मिर्गा, नाथूराम मिर्गा, जसवंत सिंह, बलराम जाखड़। और ऐसे प्रकार के प्रश्न पक्के आएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम तो जाहिर होगा, क्योंकि इस वीडियो का नाम हमारे सवाल आपके जवाब है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। उत्तर हो जाएगा बलराम जाखड़। अब पहले मुझे बताओ, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। क्या ओम बिड़ला राजस्थान के नहीं है? बिल्कुल है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कहाँ के? राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है, कोटा बूंदी से सांसद है, और मूल निवासी भी यहीं के हैं, तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष है। लेकिन ये क्या कह रहा है? राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, बलराम जाखड़। ये बलराम जाखड़ सीकर लोकसभा से चुनाव जीते थे। कहां से? सीकर लोकसभा से चुनाव जीते थे और लोकसभा अध्यक्ष बने थे 2 बार। लेकिन आपसे पूछे स्वतंत्र राजस्थान के निवासी, मूल राजस्थान के निवासी जो लोकसभा सांसद है, ओम बिड़ला। और इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बलराम जाखड़। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को समझे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं शायद थोड़ा सा कम समझे होंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। राजस्थान की तरफ से प्रथम निर्वाचित सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने, बलराम जाखड़। राजस्थान के मूल निवासी जो स्वतंत्र रूप से लोकसभा के अध्यक्ष बने, वो ये ओम बिड़ला है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला, राजस्थान से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये तो आसान सा है, बता दोगे। तो राजस्थान से कितने? 25 सांसद हैं, और राज्यसभा से 10। तो टोटल पूछे तो टोटल आपसे पूछे, कई बार क्वेश्चन आता है राजस्थान से कितने संसदीय एमपी जाते हैं या कितने सांसद जाते हैं, तो टोटल 35 जाते हैं। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा। अगला, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन थी? अब वर्तमान में 17वीं चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ 16वीं की। 2014 से 2019 की जो लोकसभा चली थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। किरण महेश्वरी, गिरिजा व्यास, उपयुक्त 1 व 2 दोनों, या संतोष अहलावत? देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतोष अहलावत। झुंझुनू से महिला सांसद थी। यानी 16वीं लोकसभा में 25 सीटों में से एकमात्र महिला सांसद थी। और अब की बार 17वीं लोकसभा चल रही है, इस 17वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद है, 3 महिला सांसद है। और ये 17वीं लोकसभा के संदर्भ में मैंने स्पेशल आपको वीडियो दे दिया, आप लगाइए 17वीं लोकसभा राजस्थान के संदर्भ में। भाई नानक क्लासेस आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इतनी जबरदस्त तरीके से। बस आप देखा करो, जो मैं कह रहा हूँ ना, उस वीडियो को जरूर देख लिया करो। राजस्थान को आवंटित राजस्थान राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
ये क्वेश्चन पिछले साल 6 पारियों में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था। 6 पारियों में हुआ था, 6 पेपर हुए थे, 5 पेपरों में एक क्वेश्चन आया ही आया था। लोकसभा, राज्यसभा, ये राजनीति से इतने क्वेश्चन पूछे थे। तो कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन बनी थी? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की पहली महिला सांसद बनने वाली राजस्थान की कौन थी? इसका नाम है उषा मीणा। कौन थी? उषा मीणा, याद रखना। सीधा पूछे राजस्थान की पहली महिला सांसद तो शारदा भार्गव, और जैसे पूछे अनुसूचित जनजाति की तो श्रीमती उषा मीणा, और एससी की पूछे अनुसूचित जाति की तो वो संजय बांगरू। मैंने एक दिन बताया था आपको, संजय बांगरू थी। तो ये तीनों ही पेपर में आते ही आते हैं। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी जनगणना हमारी कब हुई थी? 2011 की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या कितनी है? अब एक नगरीय जनसंख्या होती है और एक ग्रामीण जनसंख्या होती है। एक ही पॉइंट याद रख लो, दूसरे में से घटा देना। तो नगरीय जनसंख्या 23.39 या 22, 31 या 24। उत्तर क्या हो जाएगा? 24.90% हमारी जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है, शहरी है। अब 24.90, 100 में से आप 24.90 घटा दो, जितनी बाकी बचेगी, जितनी बाकी बचेगी वो किसकी हो जाएगी? ये बचेगी 75.10% ग्रामीण है। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जयपुर अलवर में, भरतपुर दौसा में, जयपुर भरतपुर में, जयपुर दौसा में। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। क्यों? आपको पता है, सीधा रट लेते हो, लेकिन यहाँ एग्जामिनर इस प्रकार का लॉजिक दे देता है कि जो विद्यार्थी पेपर कर रहा है उसका मानसिक संतुलन किस प्रकार है। आपको पता है ना, जब टीचर बनने के लिए शिक्षण अभिरुचियां होती है, ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान होती है। अब लोग चाहे रटो न रटो, पेपर में 30 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि उस समय माइंड क्या कर रहा है, जो परीक्षार्थी पेपर दे रहा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, किस प्रकार परिस्थिति को हैंडल कर सकता है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? यानी जयपुर और भरतपुर 2 है। अब आपको इसका पता है कि जयपुर की 595 है और भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 है। तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो, आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। अगला, राजस्थान की पहली जातीय गणना हुई थी। राजस्थान की पहली जातीय गणना कब हुई? तो 2011, 1 नवंबर से, 15 अक्टूबर 2011 से, या जनवरी 2012 से। तो याद रखना, 15 अक्टूबर 2011 से राजस्थान की पहली जातीय गणना हुई। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है? राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत अजमेर में, जैसलमेर में, टोंक में, सवाईमाधोपुर, यानी किस जिले में सर्वाधिक? अब बहुत सारे विद्यार्थी इस कहानी को नहीं समझ पाते। एक तो मैं बता देता हूँ, सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है। एक तो याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.87 लाख मुस्लिम लोग हैं, वो सर्वाधिक जयपुर में। अब प्रतिशत का नाम आते ही आंकड़ा चेंज हो जाता है, वो है जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर में 25.1। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत का मतलब होता है कि जैसलमेर में टोटल जनसंख्या है ना, उसका 25% सबसे ज्यादा मुसलमान है। मान लो जयपुर में अगर कितनी भी जनसंख्या, जैसे 66 लाख जनसंख्या, तो उसमें 6.87 लाख मुस्लिम है। तो हिसाब लगाओ इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? कम होगा, यानी 10-11% ही होगा इसका। लेकिन टोटल जैसलमेर की जनसंख्या का 25% मुस्लिम है, इसलिए प्रतिशत ज्यादा हो गया। तो ये प्रतिशत है, और इसमें ना कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़े से इसको समझा करो। अब ये समझोगे ना तो आपको कहानी समझ में आएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को कहानी समझ में नहीं आ रही है कि जनसंख्या का मतलब क्या है, जनसंख्या प्रतिशत का मतलब क्या है। जैसे सर्वाधिक वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन प्रतिशत का, इनका मतलब नहीं समझते नहीं है, इसलिए आंकड़े याद नहीं होते। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए। इनमें से राजस्थान में किस जिले में है? हमने कहते हैं ना, राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? 16 सरकार ने खोले थे संपूर्ण देश में, उसमें से एक हमारे राजस्थान में है। वो कहाँ पे है? तो याद रखना, हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर और किशनगढ़ के बांदर सिंदरी के अंदर है। ठीक है, किशनगढ़ का बांदर सिंदरी स्थान है, वहां पे स्थित है। NH 8 पर है वो। अगला, सरदार पटेल सुरक्षा व दांडिक न्याय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, या श्री गंगानगर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जोधपुर के अंदर 2012 में इसको स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय विश्व विख्यात जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है?
विश्वविख्यात है जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनमें कोई ज्यादा इनकी, क्योंकि ये करंट में चर्चित रहते हैं, लगभग किसी न किसी प्रकार से इनको कोई ग्रेड मिलती है या कोई स्वर्ण पदक के हिसाब से किसी प्रकार से, तो लाडनू नागौर के अंदर स्थित है। अगला, राज्य की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य राज्य पर्यावरण नीति कब जारी की गई? राज्य की, यानी राज्य की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य पर्यावरण नीति कब जारी की गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि राज्य पर्यावरण नीति कब जारी की गई, और क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार आ चुका है। 2010 में पहली बार राज्य पर्यावरण नीति 2010 में लागू हुई थी। अगला, राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स कब प्रतिबंध लगाया गया? तो अपने कोई भी सामान लेके आते हैं और प्लास्टिक बैग में, कैरी बैग में, थैली में लेके आते हैं ना, प्रतिबंधित है। कब से प्रतिबंधित है? देखो बहुत बड़ी बात है, फिर भी खुलेआम चलती है, बहुत चलती है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। सरकार ने बहुत कुछ, अब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, फिर नहीं मान रहे हैं, कहीं मान रहे हैं, कहीं नहीं मान रहे। वैसे प्लास्टिक कैरी बैग पर बहुत समय पहले 1 अगस्त 2010 से प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी चल रहा है। देखो, जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में विस्तृत है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जवाहर सागर वन्य जीव, अब नाम तो आपने सुना है, चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध, कोटा के अंदर बना हुआ है, 99 मेगावाट उसकी उत्पादन क्षमता, बिजली उत्पादन क्षमता। लेकिन अभयारण्य किन जिलों में है? बूंदी कोटा, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बूंदी कोटा या कोटा चित्तौड़गढ़? तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ बूंदी कोटा, 3 जिलों में है जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र 3 जिलों में है। वे 3 जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग अकेले 30%, यानी 30% है क्षेत्र, वो 3 ही जिलों में है। वो जिले कौन से हैं? तो याद रखना, दो तो नाम आते ही आपको सेट कर लेना है, उदयपुर 12, ये फिक्स है। और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आ गया, या प्रतापगढ़ आ जाए, चित्तौड़गढ़ आ जाए, या सबसे ज्यादा, यानी पूरे राजस्थान के वनों का 30% है। किस नस्ल की भैंस दूध उत्पादन के लिहाज से उत्तम मानी जाती है? आज ज्योग्राफी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है लगभग, और कल जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग मान के चलो आप इसके कला संस्कृति और हिस्ट्री के ज्यादा होंगे। किस नस्ल की भैंस दूध उत्पादन के लिए मानी जाती है? मुर्रा, मुर्रा नस्ल। इनमें में से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? यानी जो भेड़ के कान होते हैं, वो जब वो चरती है तो ये जो कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं। वो किस प्रजाति की भैंस है? ये सॉरी भेड़ है, तो ध्यान रखना, सोनाड़ी प्रजाति की भेड़ है, जिसको चनोत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चनोत्थर भी कहा जाता है। उसकी खासियत क्या है? जब भी वो भेड़ चरती है तो उसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। राजस्थान में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? आ गया, यानी जो भेड़ चरते वक्त अपने कान नीचे स्पर्श करवा होते हैं, उसके इतने बड़े कान है, वो सोनाड़ी नस्ल की भैंस है, सॉरी भेड़ है। और उसकी एक दूसरी उसकी प्रजाति का नाम चनोत्थर भी है। अब वो किन जिलों में पाई जाती है? तो याद रखना, उपयुक्त सभी में, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सभी में पाई जाती है। कहने का मतलब दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। चोकला या शेखावटी भेड़ की नस्ल जो अच्छी ऊन प्रदान करने के कारण भारतीय मेरिनो कहलाती है, कौन किस नाम से जाना जाता है? पेपर में आता ही आता है, इतना ही पेपर में आता है, देख लेना आप कभी पेपर। भारत की मेरिनो राजस्थान की किस भेड़ को कहा जाता है? यानी भारत की मेरिनो किस प्रजाति की भेड़ की नस्लों कहा जाते हैं? इसके दो नाम, एक तो चोकला भी कहते हैं इसको, शेखावटी कहते हैं। तीसरा नाम बताइए आप, देखिए तीसरा नाम है, इसको छापर भी कहते हैं। छापर, चोकला या शेखावटी नस्ल की भेड़ को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ये मेरिनो प्रजाति की भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में, सवाईमाधोपुर में, टोंक में, या फिर करौली के अंदर? तो सीधा सीधा याद रखना, टोंक के अंदर बनाया जाएगा। यानी अमरूदों की खेती के लिए प्रदेश में टोंक जिले के एक गांव है देवड़ावास में, वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अंतरराष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, करंट से क्वेश्चन है, तो जयपुर में की गई है। होहोबा जोजोबा क्या है? नाम सुना होगा, होहोबा जोजोबा क्या है?
दलहनी फसल है, खाद्यान्नी फसल है, रेशेदार फसल है या फिर तिलहनी फसल है। यानी तिलहनी का मतलब तिलहनी फसल है और इससे क्या निकलता है, तेल निकलता है। वो उबाज इसको पीला सोने के नाम से पुकारा जाता है। अगला, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पिछवाल बीकानेर, सेवर भरतपुर, मंडोर जोधपुर, धोरीमना बाड़मेर। उत्तर हो जाएगा पिछवाल बीकानेर केंद्र स्थापित किया गया है। और सेवर भरतपुर में क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। अगला, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में कब स्थापित किया गया? अब ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर में। अब क्वेश्चन आपके लिए, ये कब स्थापित हुआ? और ये भी आपको पता है कि 1993 में स्थापित हुआ था, लेकिन कितनी तारीख को हुआ था? तारीख फिक्स याद रखना, 20 अक्टूबर 1993 को। और अभी आपको ताजा बता देता हूँ, 2017-18 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो सरसों हुई है वो भरतपुर अलवर में हुई है। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। जालीपुरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? जालीपुरा जलो उत्थान सिंचाई जो परियोजना है का संबंध किस जिले से है? पेपर में ऐसे सीधे सीधा ही बता देता हूँ आपको, से कोटा जिले में। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गंगानगर में है, रोपड़ पंजाब में है, बीकानेर में है, जयपुर में। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर मंडल का जो मुख्यालय है ना, वो जयपुर में है, ध्यान रखना। जो भी रणनीति बनती है, कोई भी समिति बनती है, कोई भी काम होता है तो मंडल के तहत होता है, तो मंडल जयपुर में है। कहीं ऐसे मत कर देना इधर रोपड़ पंजाब में या बीकानेर में कर देना कि इंदिरा गांधी नहर तो इधर बहती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भी। केसरी सिंह गंगानगर, खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़, खखन श्री गंगानगर या मिर्जावाली श्री गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जो 8 जिलों को तो सिंचाई देती है और 10 जिलों को पेयजल करती है। टोटल इस पे 9 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें 7 बन चुकी है पूरी, 8वीं निर्माणाधीन है और 9वीं प्रस्तावित है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो व्यास सतलज के संगम पर हरिके बिराज बांध बना हुआ है, वहां से निकलती है। अब राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़ मसीता वाली हेड आपको पता है, वहां तक 204 किलोमीटर। नाम याद रखना, खरखेड़ा गांव टिब्बी हनुमानगढ़। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? लगा लेना स्टार। कोई रीट है, कोई वनपाल है, पटवार, ये क्वेश्चन हर साल एक बार आता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? अब इतना पक्का बता देता हूं, 2002 में हुई। तारीख पेपर में पूछी जाती है, 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को हुई थी। याद रखना, ये अक्षय ऊर्जा निगम किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? तो ध्यान रखना, एक तो रेडा, पहले एक संस्था चलती थी रेडा, प्लस RSPCL, इन दोनों को मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई। इसका काम क्या है? राजस्थान में गैर परंपरागत व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का विकास करने की ये निगम काम करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया रेडा और RSPCL के विलय से अक्षय ऊर्जा निगम बना। तो इस रेडा की स्थापना कब हुई? ये पेपर में पूछा जाता है। 1985 के अंदर इस रेडा की स्थापना हुई थी। इन क्वेश्चनों को याद रखना। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सही उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। और जाते जाते आप वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, उनके नाम में एक बार जरूर बोलना चाहूंगा, जो शानदार तरीके से कंटिन्यूज तरीके से कमेंट कर रहे हैं और शानदार वीडियो देख रहे हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आपको घर पे रहने का इतना मौका, समय पाठी होने का इतना मौका मिल रहा है, तो आप जरूर अध्ययन कीजिए। तो देखिए कल के जवाब क्या थे, मैं जल्दी से बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है हमारा। तो पूजा शर्मा ने कल का उत्तर करौली बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि 1818 की संध्या सबसे पहले करौली ने की थी, 1817 में, और अंतिम करने वाला था सिरोही 1823। तो देखते हैं किस किस विद्यार्थी के सही थे। पूजा शर्मा का सही था। नाइस क्लास पूजा शर्मा, थैंक यू। अनीसा बिश्नोई के कल 43 क्वेश्चन सही हुए थे, बहुत अच्छी बात है। और अनीसा बिश्नोई ने तो पूरा चिट्ठा लिख दिया, बहुत ही अच्छी बात है। शीला देवी राम राम, आपको भी। गुर्जर चेना जी थैंक यू। पूजा शर्मा ने कहा इंसानियत की नीयत वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाती है, वाह वेरी गुड। और
A to Z ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी एक अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात है। पिंकी साहू किशनगढ़ की धरती से थैंक यू, आपको भी बानी थनी नगरी से प्रणाम, आपको स्वीकार करते हैं हम आपका। अंशुल मेहरा, उन्होंने कहा आज 36 क्वेश्चन सही हुए। इसके अलावा मोटिवेशन स्टडी अशरफ अली जी ने अच्छा जवाब दिया। लीना भाटिया के अच्छे जवाब थे। महेंद्र मुवाल जी बहुत अच्छे। और पुतला देवी 42 क्वेश्चन सही है। राजेश सैनी ने कहा करौली और 39 क्वेश्चन सही है। प्रियंका मीणा 35 क्वेश्चन सही है। ममता खानवाली अंग्रेजों की संधि के बारे में इन्होंने बताया, बहुत अच्छा। पुरेंद्र शर्मा बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू पुरेंद्र शर्मा। शायरी ख्याल चल रहा है कोरोना काल, आप अपना रखना ख्याल, बहुत ही अच्छी बात है। और विनीता कुमारी, प्रकाश कुमार, इसके अलावा शंकुतला देवी, प्रकाश कुमार, राजगोला जी का शानदार जवाब है। गोविंद सिंह, सपना कुमारी, प्रवीता खम्मागणी, विरम मेघवाल ने कहा कि 46 क्वेश्चन सही है। प्रवीता के 48 क्वेश्चन। विरम मेघवाल नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। राजगोला जी ने कहा 47 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी बात है। और सोनिया नरवालिया जी ने कल स्थापना के बारे में बताती है। सोनिया नरवालिया, ममता खानवाली, ममता बिश्नोई, निहारिका पुनिया, दक्ष कसवा, स्वाति अग्रवाल, पूजा शर्मा, ममता बिश्नोई और सुनीता कचूरा, राजगोला जी, शुभ संध्या, राधे राधे सभी को। तो ये कल के कमेंट थे, जिन विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इनके अलावा भी जो ऑनलाइन जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।